और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां पर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के उद्यमियों से संवाद। जहां पर सीएम धामी ने उद्यमियों के साथ में संवाद किया है, अपने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये अहम भूमिका निभाई। विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। हाँ, आज हमारे साथ ऐसे अनेकों लाभार्थी जुड़े हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, लगन के बल पर न केवल अपने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया है, बल्कि उसे अपनी आमदनी का साधन बनाकर, अभी आप लोग वीडियो में भी देख रहे थे, कुछ बहनें भी हमारी इस दिशा में आगे आई हैं, युवा भी आगे आए हैं। उन्होंने जहां रोजगार स्वरोजगार का ये साधन बनाया है, वहीं पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प है, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आज हमारा देश $4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गुनियाल गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अभियान आज से 12 जून तक देश भर में संचालित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने कार्यक्रम की सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने की दिशा को लेकर यहां पर निर्देश दिए। और अब खबर इस दौरान कानपुर से है, जहां पर नगर पंचायत लंडोरा कार्यालय में भी यहां पर उठापटक लगातार जारी है। अध्यक्ष के कमरे पर ताला लगा दिया गया है, जिससे कि सभासदों में आक्रोश बढ़ गया है। नगर पंचायत कार्यालय में सभासदों के बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अक्सर सभासद जनता के काम करने के बाद अध्यक्ष के कमरे में बैठते हैं। सभासदों ने नगर पंचायत की संपत्ति पर हो रहे कब्जे को लेकर भी उसको उजागर किया था, जिस पर कि अध्यक्ष के कमरे पर ताला लगा दिया गया है, जिससे सभासदों में आक्रोश बढ़ गया है। चेयरमैन जो है क्या है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से बैठे थे, मैं मंगलोर तक गया और उसके मैं वापसी आने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे ताला लग गया, जिसे मैं बैठने के लिए गया। हमारी बैठने की बैठक यही है और जो है मैंने देखा कि हमारा जो बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे जो है ना, वहाँ ताला लगा दिया गया। अब बताइए 9 मेंबर सभासद कहाँ बैठेंगे आप? अब इनकी मंशा क्या है, ये शायद कहीं ना कहीं सभासद जो है यहाँ चोरी रोकने का काम कर रहे हैं ना, जो चोर बाजारी चल रही है नगर पंचायत लंडोरा में, तो शायद ये कारण ये भी हो सकता है। और रही बात सभासदों में से जो हम समाज के यहाँ चुन के भेजे, तो जनता ने भेजे है ना। अब हमारे में से अगर घृणा आ रही है, इस तरह का कोई मामला है, तो हमारे मुंह पे कहो। इस तरह के गंदे व्यवहार करने से क्या फायदा है? बिल्कुल जातिवाद भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, मैं उसमें देखो अध्यक्ष से मैं डायरेक्ट ये नहीं पूछ सकता जी आपने ताला क्यों लगाया, ठीक है ना। अध्यक्ष मुखिया होता है, नगर पंचायत का मुखिया है, ठीक है, उनका कमरा है और उन्हें लगता है तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। और अब खबर टिहरी से है, जहां पर ब्रजमोहन सिंह राणा ने स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। दिल्ली के 5 सितारा होटलों में प्रबंधक के पद पर काम कर चुके ब्रजमोहन सिंह राणा ने बाहरी नौकरी छोड़कर अपने ही गांव में लघु उद्योग स्थापित किया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 18 लाख रुपए का ऋण लेकर स्वरोजगार की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। योजना के तहत 35% तक सब्सिडी भी मिली है। उद्यम के जरिए यहाँ पर न केवल आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि गांव के 4 से 5 युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। और अब खबर टिहरी से है, जहां पर कलेक्ट्रेट में 6वें यहां पर राज्य वित्त आयोग के
अध्यक्ष और सदस्य की बैठक हुई है। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने नगर पंचायत और साथ ही नगर पालिकाओं की समस्या आयोग के सामने रखी है। इस दौरान टिहरी बांध की झील को पर्यटन के स्तर पर ले जाने के लिए बजट की मांग की गई है। इसके अलावा देवप्रयाग नगर पालिका अध्यक्ष ने पार्किंग और साथ ही अपने कार्यालय बनाने का प्रस्ताव भी यहां पर दिया है। वहीं अन्य नगर पालिकाओं ने भी अपने आयोग के सामने अपनी समस्याओं को रखा है, जिस पर आयोग के अध्यक्ष सदस्य ने भी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। बैठक में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। आज हमारी वित्त आयोग की कार्यशाला थी, जिसमें हमने अपने जो हमें इम्प्लीमेंट चाहिए अभी, क्योंकि नगर पालिका में निकली थी। जैसे आप लोगों को पता है कि चार धाम यात्रा का मुख्य द्वार है, तो यह नगर पालिका अपने आप में एक अलग पालिका है, क्योंकि इसकी चुनौतियां भी बहुत होती हैं हमारे पास। तो हमारे पास पार्किंग भी पूरी नहीं हो पाती, तो हमने मल्टी स्टोरी पार्किंग का अपना एक वो रखा है आयोग के सामने, और एक हमने सब गृह का भी एक वो रखा है, और लाइब्रेरी का रखा है, हाईटेक लाइब्रेरी हम बनाना चाहते हैं, उसका भी रखा है, और गेस्ट हाउस का रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग आप लोगों की ये सारी चीज़ें पूरी करेंगे। नगरों की तरफ हो रहा है और सतत रूप से हो रहा है, तो इन नगरों को इस रूप में विकसित होना होगा। इस प्रक्रिया में भी हमारी सोच है इसमें कि किस तरह से इनका नियोजन होना चाहिए, नगर नियोजन होना चाहिए, और किस तरह से यहाँ माइक्रो जोनिंग करके, या कि कहाँ पर आबादी आएगी, कहाँ पर कमर्शियल स्थान होंगे, और कि आय के क्या साधन होंगे, क्या क्या अवस्थापना की इनको आवश्यकता होगी, ये सारा परामर्श करके। और लोगों ने आज बड़े उत्साह से नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्षों ने और शासी अधिकारियों ने, स्वयं जिलाधिकारी ने हमको अवगत कराया कि साहब कहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है। और हमने ये भी कहा है कि अगर आपका कोई विशिष्ट वो हो, प्लान हो कि साहब एक स्थान विशेष के लिए हमें ये बहुत एक ज़रूरी काम है, तो वन टाइम ग्रांट के रूप में भी हम उस पर विचार कर सकते हैं। जैसे तपोवन एक नई नगर पंचायत बनी है, उनके पास भवन नहीं है, तो हमने कहा अपना प्रस्ताव करिए, अगर आपके पास भूमि है तो हम आपको। इसी प्रकार कहीं पर ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात आ रही है, कहीं पर स्टाफ की बात आ रही है। स्टाफ वाला तो हमारे उस पर आता नहीं है, उनको अपने विभाग से ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन तथापि जो भी और एक भूमि वाली बात आ रही है कि भूमि हस्तांतरित नहीं हुई है इन लोगों को। जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सचिव आयोग ने बैठक ली है। बैठक में उन्होंने नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आयोग ने उसे दिशा निर्देश दिए। कई जो नगर पालिका हैं, ये नगर पंचायतें हैं, उनमें किस तरह की परेशानियां उनको आ रही है। कई नगर पंचायत, नगर पालिकाओं ने अपने समस्याओं से अवगत कराया, ताकि आयोग जो है उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेकर, और जो उनकी रिपोर्ट हुए भारत सरकार या उत्तर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पंचायतें जिनका गठन किया गया है, जो नई नगर पंचायत है, वहाँ छठे राज्य वित्त आयोग क्या समस्याओं का समाधान कर सकता है, इसको लेकर करीब कई घंटों तक जो है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। जगतोपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। और अब खबर काशीपुर से है, जहां पर कब्रिस्तान में यहां पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है। करीब 40 साल पहले चक्रोड की यहां पर जमीन पर बने गेट को तोड़ने के लिए प्रशासन ने यह नोटिस जारी किया था। कमेटी ने साफ तौर पर यह कहा था कि या तो खुद से संज्ञान लेते हुए गेट को तोड़ दिया जाए, नहीं तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। लेकिन कमेटी ने खुद ही संज्ञान लेते हुए गेट पर बुलडोजर चलवाया। प्रशासन ने नोटिस दे रखा था, जिस पर तारीख भी लग रही थी, डेट भी लग रही थी, और उसके बाद प्रशासन ने जो इस पर जब वो कोई ऐसे वैध कार्रवाई नहीं दिखा पाए, तो उसके बाद प्रशासन ने जो ऑर्डर किया, तो आज उस ऑर्डर का तामील कराया। तो उसमें यही था कि भाई या तो ये हटा लें या प्रशासन फिर हटाएगा। तो सहारनपुर वातावरण में कमेटी ने, यहाँ कब्रिस्तान कमेटी ने खुद ही उस गेट को जो अवैध रूप से वहाँ पर स्थापित था इतने सालों से, उसको हटा लिया है। ये एक अच्छी पहल है, और मैं तो यही कहूँगा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से अवैध निर्माण और अवैध सेक्टर हुए हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के द्वारा करे गए हैं, तो वो हटने चाहिए,
तो मैं इसमें प्रशासन को भी मतलब धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नियमों के अंदर रहते हुए और एक उचित कार्यवाही को किया है। और अब खबर काशीपुर से ही है, जहां पर ज्यादातर खराब सड़कों के निर्माण कार्य शुरू होने और कुछ सड़कें बनाने के बाद मेयर दीपक बाली ने शहर की सफाई की यहां पर कमान अपने हाथों में ले ली है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से यहां पर पहल जो है वो शुरू की गई है। देशव्यापी अभियान चमक चमक सड़क अभियान के तहत विशेष सड़क और नालों की भी सफाई का अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। मेयर दीपक बाली ने कहा कि जनता को भी यहाँ पर सफाई व्यवस्था में सहयोग करना होगा और कोशिश ये भी करनी होगी कि नाले और नालियों में कूड़ा ना डाला जाए। तो वहीं हर साल बरसात के मौसम में देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है। बरसात में शहर के कई इलाकों में पानी में यहां पर डूब जाते हैं कई इलाके। वहीं आश्वासन जरूर मिलता है लेकिन धरातल पर कोई काम नजर नहीं आता। ऐसे में इस बार एक सप्ताह पहले ही मानसून के आने की संभावना है और इसे ही देखते हुए नगर निगम अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या इस बार बारिश के मौसम में ये जो तैयारियां कितनी कारगर साबित होती हैं, या फिर हर साल की तरह इस साल भी ड्रेनेज सिस्टम फेल रहेगा और शहर पानी में डूब जाएगा। देखिए, वैसे तो पूरे देहरादून का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने का सिंचाई विभाग ने एक अपना पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका कि जो लगभग 4000 करोड़ रुपया इसमें लगने वाला है। मतलब वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे जाके तब जाके देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ठीक हो पाएगा। पर नगर निगम जो है सीमित संसाधनों के साथ हम छोटी अपनी जो नालियां हैं वो हम साफ़ कर रहे हैं, उनको गहरी भी कर रहे हैं, नदियां साफ़ कर रहे हैं। नदियों में जो गाद है, कीचड़ है, उसको हम लगातार साफ़ करवा रहे हैं और नालियां गहरी बनवा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे नई नालियों का निर्माण करके थोड़ा सा हम जो है ड्रेनेज सिस्टम में सुधार ला सकते हैं, उन चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रिंस चौक पर मैंने कहा है कि अगर उसमें कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा निगम को भी देना पड़ता है तो निगम देने को तैयार है। उसमें से अंडरग्राउंड नाली बना के। तो रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर बीजेपी ने गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी का आयोजन 3 सत्रों में यहां पर रुद्रप्रयाग में किया गया है। पहले सत्र में भजन सिंह खत्री जी ने कहा कि इतिहास में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं से परे जाकर युगों को यहां पर दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि मराठा साम्राज्य की यशस्वी नायिका राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन समर्पण, धर्म, न्याय और प्रशासन की उत्कृष्ट यहां पर मिसाल बनी है। 2025 में हम उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जैसे व्यक्तित्वों से भारत का इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन अंतर यह है कि कुछ व्यक्तित्व अनुकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं। अहिल्याबाई की विशेषता यह है कि वो निहायत प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ी हैं और उन्होंने उन प्रतिकूल परिस्थितियों को रौंदते हुए अपना भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। ये उनके जीवन की विशेषता है। दूसरी बात यह कि उनसे आम आदमी को 3 बातें मुख्य रूप से सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो यह है कि उच्च कोटि की समदर्शिता उनमें थी, जो अन्य सबसे एक भिन्न उनकी विशेषता है। उस समदर्शिता के कारण ही वे सारी प्रजा में मातोश्री के नाम से जानी जाती थी। उधर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बीजेपी भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसी को लेकर दर्जा राज्य मंत्री दीपक मेहरा तिरंगा यात्रा की समीक्षा को लेकर लोहाघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक बैठक की अध्यक्षता भी की और इस दौरान उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा बूथ स्तर पर भी आयोजित की जाएगी, जिसके लिए दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए। तो जो पराक्रम अपने जो अपने सैनिकों ने दिखाया, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए पूरे देश में एक तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपने जो सैनिक हैं उनका सम्मान बढ़ाते हुए अपने हर जगह कर रहे हैं। और अपने उत्तराखंड में भी इस प्रकार की पूरी योजनाएं बन रही हैं और हर बूथ स्तर तक जाके इस तिरंगा यात्रा को हमने घर घर जाके ये संदेश देना है कि अपने किस प्रकार से अपने सैनिकों ने इस पराक्रम को अंजाम दिया और आने वाले समय में अपने देशभक्ति की भावना सब में जागी रहे, इस प्रकार के संदेश लेते हुए ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज हम लोग बूथ स्तर पर किस प्रकार को इस कार्यक्रम को अंजाम देना है, इसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे थे और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया।
उधर कोविड को देखते हुए जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और मौसम के बदलते रुख के चलते अस्पताल परिसर में मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन जसपुर में अभी तक कोविड के यहां पर संक्रमित कोई भी केस अभी फिलहाल सामने नहीं आया है। हमने एक वार्ड बनाया है इसके लिए अलग से, यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही एक फ्लू क्लिनिक चला रहे हैं कि अगर इस तरह के लक्षण वाले कोई मरीज आते हैं तो उनको जांच कराई जाए और उनको अलग से रखा जाए और उनको साथ ही हिदायत दी जाए कि घर में भी वो अलग रहें, क्योंकि कोविड में देखा गया है, जो पिछला भी अनुभव है, कि बचाव ही इलाज है। कि जितना हमने अगर किसी को इस तरह के लक्षण आते हैं और उसको घर में ही थोड़ा अलग कर दिया बाकी मरीजों से, बाकी लोगों से, तो ये फैलता नहीं। उधर रुड़की शहर और देहात क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग सिविल अस्पताल में कुत्तों के काटने के इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं और जिस अस्पताल में लोग इलाज के लिए आते हैं वहीं परिसर में कई आवारा कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं। अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की बात करें तो यहां पर उनके बीच में भी डर का माहौल है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार नगर निगम को जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उधर मसूरी देहरादून मार्ग पर यहां पर गलोगी पावर हाउस के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने कार से छलांग कर अपनी जान बचाई है। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस और साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी पर सीओ मसूरी मनोज असवाल के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहां पर यानी कि रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया गया। आए कि एक गाड़ी गिलोगी के पास अनियंत्रित होकर गई, तो हम मौके पर पुलिस की मदद से और उनसे हम यहाँ पहुँचे। देखा हमने कि यहाँ से गाड़ी बहुत नीचे खाई में गिरी है, जिसमें बताया गया कि 3 आदमी सवार थे। तीनों लोकल देहरादून के ही रहने वाले थे। उनमें एक मेजर थे और जो 2 की तो डेड वो हो गए और एक ऊपर बच हो गए, उनको देहरादून भेज दिया गया है और 2 कैजुअलिटी हो गई है। और ये रात 1 से 1:30 बजे के करीब की एक घटना है और अभी रेस्क्यू चल ही रहा है, जिससे कि अब उनको ऊपर लाया जा रहा है। बॉडी को ऊपर लाया जा रहा है। एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है, स्थानीय पुलिस भी थी, हमारे सीओ महोदय भी थे और सभी ने मिलकर इस रेस्क्यू को कार्य को देखरेख में चल रहा है। लगभग 1:25 पे हमारे जो इंस्पेक्टर मसूरी का सरकारी फ़ोन है, उस पर एक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पे गलोगी के पास एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसकी सूचना पे हमारे एसएसआई मसूरी अपने चौकी इंचार्ज कोलू खेत और अन्य चिता कर्मियों के साथ मौके पे पहुँचे। साथ ही साथ एसडीआरएफ फायर को भी इसकी सूचना दी गई। साथ में उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत कराया गया और सभी के द्वारा मौके पे पहुंचकर यहाँ पे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें से जिनके द्वारा सूचना दी थी वो सकुशल हैं अंशुमन त्रिखा, जो सेवक आश्रम रोड देहरादून के रहने वाले हैं। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो हमें 2 लोग मृत अवस्था में मिले हैं। एक तो छिटक के अलग गिरे हुए थे, जिनको निकाल के एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, तथा एक बॉडी गाड़ी में फंसी हुई थी, उसको भी गाड़ी से निकाल लिया गया है तथा उसे सड़क पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। आपको बता दें कि ये कार देर रात को करीब 1 बजे यहाँ से ये पूरी घटना हुई है, जो यहाँ से अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। इसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है और उसी ने पूरी घटना की सूचना दी है। देहरादून के सारे निवासी बताए जा रहे हैं। अगर आपको मंजर दिखाया जाए तो सीओ मसूरी यहाँ पर देर रात को थे, जिनके नेतृत्व में पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 2 जो लड़के थे उनकी मौके पर मौत हो गई है। एक व्यक्ति जो घायल है, फिलहाल उसका यहाँ पर उसको बैठाया गया है और कई लोग यहाँ पर हैं जो इस पूरे हादसे को बता रहे हैं कि किस तरीके से। सर अगर मैं आऊँ तो क्या थे सर, ये कहाँ से थे सर ये सारे लोग? सर ये सेवक आश्रम रोड, ओल्ड सर्वे रोड और सेवक आश्रम रोड। तो सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये कब आपको सूचना मिली है? 1:30 बजे के आसपास, मैं इनका पड़ोसी हूँ, मैं 1:30 बजे के आसपास फ़ोन आया मेरे को इनके पिताजी का, अंशुमन के। तो उनको फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे आए तो वहाँ पे आके पता चला कि गाड़ी गिर गई है।
अच्छा सर, जो 2 लोग नीचे हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है वो कौन थे? ये सब चाचा ताऊ के लड़के हैं। चाचा ताऊ के। हाँ जी, तो इनके 2 बड़े भाई हैं, मिस्टर जो त्रिखा जी हैं। हाँ जी। उनके 2 बड़े भाई हैं, सेवक आश्रम रोड पे रहते हैं। जी जी। उनके 2 बेटे हैं। फिलहाल काफ़ी देर रात से ये रेस्क्यू चल रहा है। जी, तो करीब 1:30 बजे से हम लोग यहीं पे हैं। 1:30 बजे से यहाँ पर। तो अंशुमन ने कुछ बताया किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है? अंशुमन ने बस यही बताया, वो बता नहीं पा रहा है, वो भी उसके क्योंकि उसको भी नहीं, वो क्योंकि खुद इसमें वो तो पैसेंजर से इधर को पायलट सीट पे बैठा था। जी जी जी। तो वो जब गाड़ी गिरी तो वो किस तरीके से वहाँ जाके वो छटक के बाहर आ गया और बाकी वो आगे चले तो ये गए। मसूरी घूमने के लिए आ रखे थे? झाड़ी पानी की तरफ गए थे। झाड़ी पानी के लिए देर शाम को। जी। देखिए, ये देर शाम को ये सब तीनों भाई हैं, चाचा ताऊ के ये तीनों हैं, जिसमें से अंशुमन यहाँ पर बच गए हैं। झाड़ी पानी की तरफ ये देहरादून से घूमने के लिए मसूरी आए थे और जब वापस लौट रहे थे तब ये पूरा हादसा पेश आया है। फिलहाल यहाँ पर मसूरी पुलिस, SDRF और फायर सर्विस मौके पर हैं, जिनके द्वारा ये पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। CO मसूरी ने बताया है कि देर रात को ये पूरा हादसा हुआ था, अनियंत्रित हो गई है घटना की यहाँ पर जाँच की जा रही है। फिलहाल 2 लोगों की मौके पर यहाँ पर मौत हो चुकी है। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ सुनील सोनकर, हिंदी खबर, मसूरी। तो वहीं अपनी मांगों को लेकर गदरपुर तहसील परिसर में उत्तराखंड लेखपाल संघ के सभी कर्मचारी और अधिकारी 3 दिन की हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज आखिरी दिन है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ का कहना है कि काम लगातार बढ़ रहा है, जिसके लिए जनसंख्या के हिसाब से पटवारी की नियुक्ति की जाए और एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी दिया जाए। साथ ही इंटरनेट की सुविधा को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही लैपटॉप की व्यवस्था भी की जाए। निरीक्षकों पर उपजिलाधिकारी और तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिसके देखिए, हम उसी लिए इस 3 दिवसीय हड़ताल पर आज बैठे हैं कि जो अंशनिर्धारण का कार्य वर्तमान में चल रहा है उसके लिए हमें संसाधन प्रदान किए जाएं और डिजिटल अंशनिर्धारण भी एक डिजिटल योजना है जिससे काश्तकारों को काफ़ी लाभ मिलेगा। वर्तमान में लेखपाल की जो समस्याएं हैं वो डिजिटल संसाधन ना होने के कारण ही ये समस्या पैदा हो रही हैं। वर्तमान में प्रदेश स्तर पर जो है अंशनिर्धारण और अन्य डिजिटल सेवाएं जो वर्तमान में सरकार की योजनाओं में हैं वो चल रही हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो क्योंकि फील्ड कर्मचारी होने के नाते लेखपालों पर पड़ता है और लेखपालों को सरकार द्वारा कोई ऐसे संसाधन अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जिससे कि उन डिजिटल सेवाओं को समय से और समय अंतर्गत उनको निस्तारण किया जा सके। क्योंकि फील्ड का कर्मचारी है, फील्ड के कर्मचारी होने के नाते जो समाज के काम हैं, जो पब्लिक के काम हैं, स्थायी जाति आय सब डिजिटल हो चुके हैं। उन सभी मांगों को लेकर हमने अपनी संसाधनों की मांगों को लेकर विशेषकर। और अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड के लेखपालों ने हाल ही में एक आदेश के खिलाफ जसपुर तहसील में धरना दिया और काम का बहिष्कार किया। यह आदेश राज्य के आयुक्त और सचिव ने दिया था, जिसमें आपको बता दें कि अंश निर्धारण का भी काम तुरंत शुरू करने को कहा गया था। लेखपाल का ये भी कहना है कि ये काम बहुत ही कठिन है और इसमें समय लगता है, इसलिए तुरंत करने में मुश्किल आ रही है। लेखपाल संघ ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।